हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक द्वार में। मैं पवन सर, केंद्रीय विद्यालय टीचर। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की, सोशल स्टडी की। और ये टॉप 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। साथ ही आपको केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं मिलेगा, इसके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के साथ मिलने वाला है। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन पता ही है, मैंने पहले ही बताया था, जो आप उससे पढ़े जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो एग्ज़ाम को जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है। आजकल बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कभी दिया नहीं है और ये बताते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम का टिप्स देंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा अनुभव 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में है। 6 साल मैंने बीएड कॉलेज में, अलग-अलग बीएड कॉलेज में पढ़ाया है। 6 साल से मैं केवीएस में टीचर हूँ और उससे पहले डेढ़ डेढ़ साल 2 साल मैं दिल्ली गवर्नमेंट में रह चुका हूँ, टीचिंग किया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? आप चाहे तो अपना पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हैं और अपना स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं और क्या आपने कितना सही किया। तो पहला जो क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? 4 ऑप्शन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली और वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल क्षेत्र में लागू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन कब किया गया था? 1793 में। कहाँ? बंगाल क्षेत्र में। इसमें जमींदारों से निश्चित भूभाग वसूलने की व्यवस्था की गई थी। तीन उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 रिफॉर्म लाने लाने की कोशिश की थी ब्रिटिश में। एक था परमानेंट सेटलमेंट, जिससे जमींदारी, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी सिस्टम, जमींदारों के थ्रू। उसके साथ रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, तीनों लाए गए थे। तो तीनों के बारे में आपको समझना है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नाटक नील दर्पण मुख्यतः किससे संबंधित है? नील दर्पण नाटक, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है नील किसानों की स्थिति, दूसरा है सिपाही विद्रोह, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन, चौथा है चंपारण आंदोलन। तो पहला इसका ऑप्शन होगा नील किसानों की स्थिति, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। और ये इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अगर सिंपल कई बार क्वेश्चन पूछेगा, नील दर्पण किसने लिखी है, किससे संबंधित है? इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नील दर्पण में बंगाल के नील किसानों पर यूरोपीय नील उत्पादकों के अत्याचारों को चित्रित किया गया है। यह नील विद्रोह की परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह का कारण क्या माना जाता है? इसमें बहुत सारे कारण हैं। आप देखा है, चर्बी वाले कारतूस का विवाद, अस्थायी बंदोबस्त, रेल की व्यवस्था, वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट। तो ये देखेंगे, अगर चारों का हम एक्सप्लेनेशन करें, मैंने पहले ही वीडियो में जैसे कि आप लोगों से बोला था, आप अगर हमारे वीडियो को लगातार आप देखेंगे तो मैंने ये डिस्कस किया था, जो हमें समटाइम्स एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें आंसर नहीं आता है, तो हम कैसे अपने सही आंसर तक पहुँचे? तो इसके लिए मेथड है एलिमिनेशन, यानी ऑप्शन छाँटने की विधि, जो क्या इसमें नहीं से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले सबसे देखिए, अगर ऑप्शन बी की बात करें, तो अस्थायी बंदोबस्त, अभी आपने समझा है, अस्थायी बंदोबस्त तो हो ही नहीं सकता 1857 के विद्रोह के कारण, क्योंकि ये 1793 में है, 1857 विद्रोह बात हो रही है, बहुत दिनों बाद की बात है, ऑलमोस्ट 60 ईयर। रेलवे की शुरुआत हुई थी 90 कह सकते हैं 1920 के आसपास। वर्नाक्युलर ब्रेक्सिट एक आया था 1783 में या 1778 में कह सकते हैं। तो ये तीनों होगा नहीं। तो इसमें चर्बी वाले कारतूस का विवाद 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारक ये माना जाता है। इसमें आपको पता है, ब्राउनफील्ड राइफल यूज़ किए जाते थे आर्मी में, और इसके जो साथ में जो इस ये बुलेट लगाए जाते थे इसमें, वो उसमें चर्बी का जो उसकी पैकिंग होती थी, इसी चर्बी का उसमें ये विवाद हो गया था। जो चर्बी यानी जो इनकी पैकेट है, खोलने दाँत से काट के खोलना होता था, और उसमें ये माना गया था जो उसमें गाय और सूअर के फैट का यूज़ किया गया है। जिसको लेके हमारे जो इंडियन हैं, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं वो सूअर का मांस नहीं खाते, और हमारे हिंदू बंधु हैं गाय का नहीं खाते। तो इससे हमारे दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों जो आर्मी में सैनिक थे, उनको लगा जो ये अंग्रेज़ हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं,
और इसीलिए इसलिए इन्होंने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था और चर्बी वाले कारतूस इसका तत्कालिक कारक बना था। वैसे तो कारक बहुत है 1857 के विद्रोह के। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, एनफील्ड राइफल के कारतूस पर गया और सुअर की चर्बी होने की अफवाह विवाद में नौ सैनिकों में असंतोष के तत्काल विद्रोह में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885, ऑप्शन ए। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, बी, ऑप्शन बी देखो 1905 बंगाल विभाजन, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन आया था। तो तीनों होगा नहीं, तो 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। अभी हमने समझा बंगाल विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डरविन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था बंगाल विभाजन। इसके विद्रोह में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तेज हुआ था और ये राखी बंधन, एक रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसी के, एक दूसरे के हाथ पे राखी बांध के हमने यूनिटी शो की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हमने यूनिटी, एकता शो की थी, जो हम सभी आपके ये विभाजनकारी नीति के बाद भी हम सब क्या है, यूनाइट है, हमारे अंदर एकता है। तो अगला है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1919-20 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और ये महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त कर राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना था। अब असहयोग का अगर सही से विश्लेषण किया जाए तो मतलब नहीं, सहयोग मतलब कॉपरेशन, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका गांधी जी का ये मानना था जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए रूल कर रही है क्योंकि हम उनको सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी लेवल पे हो या किस लेवल पे हो, ब्रिटिश इंडिया में इसलिए रूल कर रही है क्योंकि हम सहयोग कर रहे हैं। अगर हम उनको सहयोग नहीं करें तो ब्रिटिश को यहाँ पे शासन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के इफेक्ट में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो इसके ऑप्शन भी हो जाएंगे। अगला है दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी मार्च, तो ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, अगर इसको एक्सप्लेन करें एक बार, मैं थोड़ा टाइम लेके समझता हूँ। और सविनय, स मतलब सहित, विद, विनय मतलब रिस्पेक्टफुली, अवज्ञा डिसऑबे, मूवमेंट, रिस्पेक्टफुली मैं आपकी आज्ञा को, आपकी ऑर्डर को डिसऑबे कर रहा हूँ, नहीं मान रहा हूँ। इनका अगर संधि विच्छेद करें तो ये निकलेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च की है। और 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में साबरमती से ये मार्च शुरू करके दांडी तक को मार्च किया था। इसमें इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति मिली थी और इसमें टोटल 24 डेज तक ये वॉक किए थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, चार ऑप्शन है, बताइए किस वर्ष? तो सी ऑप्शन 1942, 1942 में अगस्त, 8 अगस्त को ये रेजुलेशन पास हुआ था, 9 अगस्त से शुरू होना था। सो 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसका मुख्य संदेश था ब्रिटिश शासन भारत से तत्काल समाप्त हो, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर इंडिया तो क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये गांधी जी ने लॉन्च किया था, इनका मेन मकसद था। और उसी टाइम गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, याद करो आप लोग, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा एक नारा था। अगला है सत्याग्रह की मूल भावना क्या थी? सत्याग्रह की मूल भावना, फंडामेंटल कह सकते हैं, इसकी क्या थॉट था? सत्याग्रह, बल प्रयोग, सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध, केवल कानूनी अपील और हिंसक क्रांति। तो सत्याग्रह का मेन मतलब था विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट एनी यूज ऑफ पावर, हमें क्या करने हैं? अहिंसा के साथ अन्याय का विरोध करना है, सत्य और अहिंसा के साथ। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी गांधी जी सत्याग्रह में सत्य, अहिंसा और नैतिक दृढ़ता के माध्यम से
अन्याय का प्रतिरोध किया था। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग पता है आपको? 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई गई थी। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी हमने देखा था, का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें 4 ऑप्शन है। भारतीय भाषा प्रेस पर नियंत्रण, दूसरा है शिक्षा का विस्तार, तीसरा है रेलवे विकास और चौथा है किसानों को ऋण देना। तो अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय भाषाई प्रेस पर नियंत्रण। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण और आलोचनात्मक लेखन को दबाने के लिए बनाया गया था। यानी ये कह सकते हो तो सेंसरशिप इम्पोज किया गया था इंडियन प्रेस के ऊपर। और उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन और उन्होंने ये एक सेंसरशिप इम्पोज किया था प्रेस पे बिफोर पब्लिशिंग एनी न्यूज। अगर आप कोई न्यूज पब्लिश करना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंसरशिप बोर्ड होती थी, उसके पास आपको आपका न्यूज़ शो करना पड़ेगा। अगर वो आपको राइट देंगे, यानी इफ़ परमिशन परमिट या गिवन परमिशन, अगर परमिशन उन्होंने दिया तभी जाके आप उस न्यूज़ को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये अगर आप भी अंदाज़ा लगाइए, ब्रिटिश कभी अपने अगेंस्ट कोई न्यूज़ पब्लिश करने का देगा क्या परमिशन? नहीं देगा। तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह वर्नाकुलर मतलब भारतीय भाषा, जो लोकल भाषा की जो इन चीज़ें होती हैं, उसको उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया था? दबाव बनाने की कोशिश की थी, ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी विरोध, कोई विद्रोह और कोई भी इस टाइप की लेखनी नहीं आए, ताकि लोगों के अंदर ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह की भावना आए। ठीक है? तो इसका आंसर जैसे हमने बताया, पहला ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय भाषा प्रेस पर नियंत्रण। अगला है, भारत में छापा खाने के प्रसार का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? तो विचारों और सूचनाओं का तेज प्रसार, साक्षरता का पूर्ण अंत, समाचारों पर पूर्ण रोक, केवल सरकारी लेखन का विकास। क्या हो जाएगा? अब देखिए ऑप्शन अगर हम छाँटने से देखो, साक्षरता का पूर्ण अंत ये तो हो नहीं सकता है, समाचारों पर पूर्ण रोक नहीं हो सकता है, केवल सरकारी लेखन का विकास ये भी नहीं। तो विचारों और सूचनाओं का तेज प्रसार, छापाखाने आने से क्या हुआ? कम टाइम में बहुत से ज़्यादा प्रिंट होके कई लोगों तक स्पीड हो सकता है, जल्दी से न्यूज़ हो स्पीड हो सकता है। तो छापाखाने का विस्तार होने से क्या हुआ? पब्लिशिंग बढ़ गई, प्रिंटिंग बढ़ गई और लोगों तक चीज़ें ईज़िली अवेलेबल, बुक ईज़िली लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ईज़िली अवेलेबल हो गए। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर। प्रिंट संस्कृति ने विचारों, समाचारों, धार्मिक बहसों और सामाजिक सुधारों के विचारों को व्यापक जनता को पहुंचाने में मदद की। अगला है सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस समस्या से जुड़ा था? अब गांधी जी के बारे में देखेंगे, आपने अगर पढ़ेंगे तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह इंडिया में लॉन्च किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले अफ्रीका में शुरू किया था और वहाँ से सफल होने के बाद जब गांधी जी ने 1915 में इंडिया आए तो उन्होंने 3 सत्याग्रह शुरू की थी। उसी में पहला जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में है। दूसरा है, एक देखेंगे खेड़ा, गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और तीसरा है अहमदाबाद। तो 3 सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो पहला जो है सत्याग्रह पूछा है, चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस समस्या से जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती को लेकर जुड़ा था। नील के किसान ने, जिसके हेड थे आपने पढ़ा होगा किसान नेता राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी से विनती की थी, जो आप हमारे यहाँ आइए, नील से संबंधित जो किसान हैं उनके कष्ट को समझिए और ब्रिटिश उनके अगेंस्ट अन्याय कर रही है, उससे आपको थोड़ा ध्यान देना है। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह यहीं से शुरू किया था। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। 1917 का चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से जुड़े किसानों की समस्याओं के विरुद्ध गांधी जी की शुरुआती सफल आंदोलन में था। अगला है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन आए थे 1928 में, 27 में इनके गठन हुए थे, 28 में भारत आए थे। और साइमन कमीशन में इसका मेन जो विरोध हुआ, इसमें कोई भी मेंबर भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन में एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे, इसीलिए मेन इसका विरोध हुआ। और इनका ये काम था, जो भारत में जो भी कानून व्यवस्था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसका रिव्यू करना, और इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए।
अगला है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 3 अगस्त है। आप सबको पता है 26 जनवरी हम 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और इस डे को हम एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को, और टोटल इसमें लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और इनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला है ज्योग्राफी से रिलेटेड, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है। ये हमारे वायुमंडल में 78% 78% है और उसके बाद जो नंबर आता है ऑक्सीजन गैस का 21% है। आप अपना स्कोर चेक करते जाएंगे, लास्ट में आप सबसे आग्रह अपना अपना स्कोर शेयर करें। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कपास, चाय, गेहूँ या जूट। तो सबसे उपयुक्त माना जाता है कपास के लिए। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है और ये भी क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में। यह कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। अगला है भारत में मानसूनी वर्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मानसूनी वर्षा, तो वर्षा जो मानसून जो होता है, आप मानसून पता है आपने, 2 टाइप के हमारे यहाँ मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। नहीं, साउथ वेस्ट मानसून यानी मानसून जो वर्षा होती है हमारे यहाँ गर्मी के टाइम में, यानी जून से शुरुआत हो जाती है, ये हमारे मानसून के कारण बारिश होती है इंडिया में, इसे साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। और ये ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन करता है। जब हवा की दिशा, अब आप सबको एक तो बेसिक कंसेप्ट पता होगा, क्या होता है जब अर्थ यानी लैंड के ऊपर हाई टेम्परेचर जब मार्च मई अप्रैल मई जून का टाइम होता है, तो इंडिया में हाई सूरज की किरणें तेज से आती हैं। इसके कारण जो राजस्थान थार डेजर्ट वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया, उसमें हाई टेम्परेचर के कारण वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बन जाता है और एट द सेम टाइम समुद्र में हाई प्रेशर बना रहता है। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो क्या होगा इस टाइम में, इसीलिए हमारे यहाँ तेज़ी से हवा समुद्र से स्थल की तरफ आती है और जब हवा के साथ बहुत सारी नमी होती है, मॉइस्चर होती है, और जैसे ही ये हवा क्या होती है आगे कोई पहाड़ से या किसी से टकराती है तो ऊपर उड़ती है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है। तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है। अगला है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन, पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो क्या हो जाएगा इसमें? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्रकृति में निरंतर उपयुक्त होती है और मानव समय सीमा में समाप्त है, इसलिए नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा जो एक बार एग्जॉस्ट हो जाए वो कभी दोबारा हम रीगेन नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो हम, लेकिन नवीकरणीय मतलब उसको बार बार हम रीयूज कर सकते हैं। अगला है चाय, भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो देख सकते हैं असम, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो सिंपल है, ऑप्शन ए असम होगा इसका आंसर। असम भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में है। अनुकूल जलवायु, वर्षा और ढलानदार भूमि चाय के लिए उपयुक्त है। अब ये कई बार कंडीशन पूछ देता है चाय के लिए उपयुक्त क्या परिस्थिति होनी चाहिए? तो अनुकूल जलवायु, वर्षा, ढलान यानी स्लोपिंग एरिया, ये सारे चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार, अरावली क्षेत्र और थार का मरुस्थल। इसका आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल इसको बोला जाता है। ये नदियों द्वारा लाई गाद से बनी जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में व्यापक रूप से पाई जाती है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है, उपजाऊ होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है एलुवियल सॉइल। अगला है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व यानी
ऑप्शन बी, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन से ही देख सकते हैं, ईजी है। जनसंख्या घनत्व किसी निश्चित क्षेत्र पर समान प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। अगला है, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? अब देख सकते हैं, जल, वन, सड़क और मृदा। जल संसाधन अगर देखे जाए तो नेचुरल और मैनमेड, यानी प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित। प्राकृतिक में क्या, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे जल, वन, मृदा, ये सारी क्या है, प्रकृति है। और मानव द्वारा सड़क, बिल्डिंग, घर, होटल, ये सारे क्या है, मानव निर्मित है। तो उसमें से इजीली ऑप्शन आप निकाल सकते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वनों की कटाई का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या होगा? तो लिखा है सबसे पहले, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, वनों का निश्चित बढ़ना। अब देखिए, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। पहला से देखे जाए, मृदा अपरदन में वृद्धि, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। दूसरा देखेंगे, वर्षा के निश्चित बढ़ना। अब वर्षा के निश्चित बढ़ना ये नहीं, संभव नहीं है। जब वनों की कटाई होगी तो वर्षा बढ़ेगी नहीं, कम होगा। जैव विविधता का बढ़ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वनों की कटाई के साथ जैव विविधता कम होगा। और भूजल का हमेशा बढ़ना, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन सिंपल है। वनस्पति हटने से मिट्टी खुली हो जाती है, जिससे जल और वायु द्वारा मृदा अपरदन बढ़ सकता है। अगला है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, घाटी परियोजना का एक उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट डैम, मल्टी प्रोजेक्ट डैम जो है, मल्टीपर्पस डैम जो कह सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय घाटी मल्टीपर्पस डैम को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुउद्देशीय नदी को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इसका देखेंगे तो कई सारे उसके ये मतलब मल्टीपर्पस यूज है। एक उद्देश्य अगर देखा जाए तो ये एक उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन, सबसे ईजी है। लेकिन इसका अगर और बाकी अगर व्यापक में देखा जाए तो केवल पर्यटन, ये भी है। लेकिन केवल लगा है, मैंने एक बात और याद रखिएगा, जिस ऑप्शन के साथ केवल लगा हो उस ऑप्शन को लगाने को अवॉइड कीजिएगा, वो ऑप्शन आपका लगाने से गलत हो सकता है। जिस ऑप्शन में केवल ओनली लगा हो वो ऑप्शन नहीं लगाना है। तो देखिए, बाकी तीनों ऑप्शन में ओनली लगा है और ए में नहीं लगा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। वैसे पढ़ने से ही पता चलेगा, है तो सारे ऑप्शंस लेकिन केवल लगा है, इसीलिए एक नहीं होगा। अगला है, खनिज संसाधन सामान्यतः किस प्रकार के संसाधन है? खनिज प्राकृतिक है या मानव निर्मित है? तो खनिज क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, गैर नवीकरणीय है, ये नवीकरणीय नहीं है। अगर एक बार खत्म हो गया तो हम दोबारा उसको लाखों ईयर लग जाते हैं इसको फिर से बनने में। अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, खनिज बनने में बहुत लंबा भूवैज्ञानिक समय लगता है, इसीलिए मानव समय सीमा में ये गैर नवीकरणीय संसाधन माने जाते हैं। अगला है, मानचित्र में पैमाना स्केल क्या बताता है? मानचित्र की दिशा, मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी का संबंध, केवल ऊंचाई, केवल जनसंख्या। आप देखिए, दो के साथ तो केवल है, तो मैंने अभी जस्ट बताया, जिसमें केवल लगा है उसको नहीं लगाना है। ये सिंपल रूल, एक थंब रूल बनाइए आप अपना। तो दो तो ऑप्शन ऐसे नहीं होगा, और मानचित्र की दिशा ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल बी। मानचित्र का पैमाना पैमाना मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और धरातल पर वास्तविक दूरी के बीच संबंध बताना है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? फंडामेंटल राइट क्यों दिया गया है? आप सभी को पता है 6 फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में। और सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल राइट होता क्या है, तो फंडामेंटल राइट अगर इंग्लिश में बोला जाए तो फंडामेंटल राइट्स आर द ग्रुप ऑफ राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी इंक्रोचमेंट, यानी ये ऐसी राइट है जो हमें किसी भी अतिक्रमण से बचाने का काम करती है। तो ये हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं टोटल। कहा तो अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना, पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए। देख लीजिए इसका तो कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप।
नेक्स्ट है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके प्रति जवाबदेह सरकार के पास होना चाहिए? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके प्रति जवाबदेह है? किसके प्रति? नागरिकों के प्रति, केवल सेना, केवल न्यायालय, केवल मीडिया। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर जो एक थंबनेल वाले मैंने बोला था, आपका अपने टाइप का थंब रूल बनाइए, जिसमें केवल लगा है, वो आंसर नहीं हो सकता है, वो गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादातर है। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ ये केवल नहीं हो सकता है आप बाद में कहीं हो, लेकिन पॉसिबिलिटी वहाँ पे जल्दी हो ज़्यादा गलत होने की है, इसीलिए यहाँ पे 3 में केवल लगा है। तो ये तीनों को अवॉइड करा जाए तो सिंपल हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। चुनाव, संसद और संस्थागत नियंत्रण इस जवाबदेही को मजबूत करते हैं। अगला है, भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किस संस्था का है? कानून कौन बनाता है? तो देखिए 4 है ऑप्शन, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सबको पता है कानून बनाने का काम संसद करती है, और इसमें हमारे संसद का जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका केंद्र स्तर पर संसद कानून बनाने वाली प्रमुख विधायिका होती है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या और न्यायिक समीक्षा करती है, और कार्यपालिका उसको लागू करने का काम करती है। नेक्स्ट है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अर्थ क्या है? यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? यानी कोई भी वयस्क, वयस्क मतलब इंडियन कानून के अनुसार जो 18 वर्ष पूरा कर चुका हो, जो व्यक्ति 18 वर्ष पूरा कर चुका हो, भारतीय संविधान में उसे वयस्क नागरिक बोला जाता है। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार निर्धारित कानून शर्तों के अधीन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बाकी 3 में देखिए केवल लगा है, तो ये अभी अभी समझना है आपको, जो केवल वाले नहीं होगा। तो केवल लोकतंत्र में वयस्क नागरिकों को बिना संपत्ति, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को मतदान का अधिकार दिया जाता है। अगला है, धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक अर्थ किससे सबसे अधिक जुड़ा है? सेक्युलरिज्म का संवैधानिक अर्थ किससे सबसे अधिक जुड़ा है? सेक्युलरिज्म मतलब, अब सेक्युलरिज्म 2-3 चीज़ें, जैसे ही सेक्युलरिज्म की बात की जाए, जो भारत एक क्या है, सेक्युलर स्टेट है। तो सेक्युलर स्टेट की 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। जब भी हम सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, दैट मीन्स नो रिलीजन ऑफ द नेशन या स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन अपना नहीं होता। यानी भारत क्या करता है, कोई एक रिलीजन नहीं है भारत का, कोई भारत का स्टेट रिलीजन नहीं है। ना ही भारत कोई एक रिलीजन को प्रमोट करता है। भारत क्या करता है, प्रमोट ऑल द रिलीजन इक्वली। इंडिया में सभी को, सभी रिलीजन को इक्वल प्रमोट किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक के लिए कॉलेज है, स्कूल्स हैं। और तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, वो है, तीसरी बात जो हम, जैसे पहला मैंने बोला कि किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही है, यानी नो रिलीजन। दूसरा, प्रमोट ऑल द रिलीजन इक्वली। और तीसरा, सभी को, यानी सभी वयस्क, सभी मतलब सभी वयस्क को अपने इच्छा अनुसार धर्म चूज करने, उसको प्रैक्टिस करने, प्रोपोगेट करने और प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और प्रमोट करने, 3P, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और प्रमोट करने का अधिकार है। तो ये धार्मिक, अब इसके बेस पे देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए है, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। अगला है, पंचायत राज किससे संबंधित है? तो अगर हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़े तो हमारे यहाँ 3 लेवल के गवर्नमेंट है। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला ऊपर, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। तो पंचायती राज क्या है? स्थानीय स्वशासन का पार्ट है। अगला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र इसलिए है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो क्या होगा, निष्पक्ष न्याय और संविधान की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो सिंपल ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका का काम है स्वतंत्र न्याय देना बिना किसी भेदभाव के, इवन सरकार के प्रति भी। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हम पढ़ते हैं ना, लॉ के सामने सभी समान हैं। अगला है, भारत में कानून के समक्ष समानता किस मौलिक अधिकार के समक्ष है, संबंधित है? अब देखिए 4 मौलिक अधिकार है, इसमें 6 मौलिक अधिकार में 4 यहाँ दे रखा है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता, और शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता।
तो कानून के समक्ष समानता क्या है? राइट टू इक्वालिटी, पहला आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है, कानून के समक्ष न्याय समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अगला है, संसद में प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल सिंपल देखिए, सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करना। ए, प्रश्नकाल में संसद सरकार से नीतियों और कार्यों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जिससे कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ती है। अगला है प्रश्न, सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी का लोकतंत्र में सकारात्मक पक्ष क्या है? डाइवर्सिटी यानी विविधता, भारत को बोला जाता है भारत क्या है? विविधता में एकता है। इसका मतलब है भारत में देखेंगे तो अगर भाषा ही देखें तो कई लेवल, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मैथिली, भोजपुरी, असमी, डोगरी, हरियाणवी, पंजाबी, उड़िया, बहुत सारे है। तो हमारे यहाँ भाषा अलग है। इसी तरह से कल्चर, खान पान, ड्रेस, म्यूजिक, सॉन्ग सॉरी, तो हमारे भारत में क्या है? विविधता है। तो सामाजिक विविधता के लोकतंत्र में सकारात्मक पक्ष क्या है? विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों की भागीदारी, ऑप्शन ए। अगला है, मानव पूंजी से क्या विषय है? मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल से क्या आशय है? ह्यूमन कैपिटल मतलब देखिए तीन चीज़ें, ह्यूमन कैपिटल मतलब केवल मशीन तो ये तो होगा नहीं, केवल पैसा ये भी नहीं होगा, केवल प्राकृतिक संसाधन यही नहीं। अब मैंने एक थंब रूल आपको बताया था, केवल वाले आंसर नहीं लगाना है। तो इसमें देखा जाए तो अगर यही थंब रूल आपने फॉलो किया तो ये आंसर हो जाएगा। शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य जैसे मानव में निवेश। अब मानव पूंजी जो है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे मोड रिसोर्स? अब देखिए, एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पे एक वर्कर 500 रुपया रोज कमाता है, एक मिस्त्री जो कारीगर है उसको 1000 रुपया रोज कमाता है, और उसी साइट पे एक इंजीनियर है जिनको लाखों की सैलरी है महीने की। तो ये क्यों है? क्योंकि उसका शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और स्वास्थ्य, ये जो है व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, और जिसमें ये सारे गुण ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए इसे मानव पूंजी के विकास से जोड़ा जाता है। अब है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? प्राथमिक क्षेत्र इको 3 सेक्टर है इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? जो डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है विदाउट मॉडिफिकेशन। तो आप देखेंगे डायरेक्ट नेचर से क्या मिलता है इसमें? कृषि, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, बीमा। तो कृषि डायरेक्ट नेचर से मिलता है हमें, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र में मैंने लिख देते हो तो कृषि, मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन, ये सारे प्राकृतिक क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला है द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्र में दो चीज़ें याद रखनी है आपको, मैन्युफैक्चर या तो मैन्युफैक्चर होता है या प्रोसेसिंग होता है। तो आप देखेंगे अब पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडीएस का सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज की डेट में सभी पर्सन को जो भी बीपीएल में है 5 किलो गवर्नमेंट अनाज देती है सरकार पर पर्सन फैमिली। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए, आवश्यक खाद्यान्नों की उपलब्धता में सहायता, केवल निर्यात, केवल वाला ऑप्शन नहीं होगा, थंब रूल, केवल विलासिता की वस्तुएं, ये भी नहीं होगा, कर समाप्त करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवर्तक आवश्यक खाद्यान्नों को नियंत्रित रियायती व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराने में मदद करना है। अगला है वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या बोला जाता है? वर्ल्ड इज अ विलेज, स्मॉल विलेज। पूरे वर्ल्ड को एक विलेज के रूप में लगा दिया है। आज की डेट में फोन हम यहाँ वीडियो को लगाते हैं, अमेरिका में कोई से डायरेक्ट हम लाइव बात कर सकते हैं। क्या हो ग्लोबलाइजेशन? हम फ्लाइट से बैठ के मीलों का दूरी घंटों में पूरा कर लेते हैं। तो इससे एक वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? वैश्वीकरण में व्यापार, निवेश, उत्पादन, तकनीकी और सेवाओं के माध्यम से देशों की अर्थव्यवस्था परस्पर जुड़ाव होता है, कनेक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है पैडागोगी से संबंधित, सोशल साइंस की कक्षा में केवल रटने की अपेक्षा सबसे प्रभावी दृष्टिकोण कौन है? सॉरी। तो
केवल रटने, ये केवल रटना, जैसे केवल आ गया निगेटिव, केवल मतलब निगेटिव, केवल रटने की अपेक्षा प्रभावी, तो केवल रटना पे फोकस नहीं करना है, यानी और भी क्या है, तो प्रमाण, चर्चा, कारण परिणाम के आधार पर विकसित समझ करना, ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए बाकी 3 में ऑप्शन में केवल लगा है, आपने केवल यही थंब रूल बना लिया होता, जो 3 में नहीं देखना है तो नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी सोशल साइंस में अवधारणात्मक समझ, कंसेप्ट फॉर्मेशन, साक्ष्य का विश्लेषण, एनालिटिकल पावर, लॉजिक, डिस्कशन, चर्चा और बहुदृष्टीय दृष्टिकोण सीखने को अधिक कठोर बताते हैं। अगला है, इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक स्रोत मतलब जो डायरेक्ट रूप से हमें कहाँ से मिला, कहीं से मिला है, विदाउट मॉडिफिकेशन। तो जैसे शिक्षक के नोट्स क्या है, मॉडिफाई होता है। आधुनिक परीक्षा गाइड मॉडिफाई है। आज के पाठ्यक्रम का सारांश मॉडिफाई है। उसमें देखेंगे उस समय का शिलालेख, मूल दस्तावेज जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है रिसर्च में, उससे सीधे मूल सामग्री होती है, जैसे शिलालेख, पत्र, सरकारी रिकॉर्ड, सिक्के व प्रत्यक्ष साक्ष्य। अगला है, मानचित्र कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? मानचित्र कौशल, मैप स्किल। कहा बच्चों में मैप स्किल कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों से स्वयं मानचित्र पर स्थान चिन्हित करवाना, केवल मानचित्र की परिभाषा याद करना, केवल शिक्षक को मानचित्र दिखाना, मानचित्र हटाकर केवल मौखिक प्रश्न पूछना। अब केवल 3 ऑप्शन में केवल है, मैंने पहले बताया था आपको, जहाँ पे केवल लगा हो वो ऑप्शन नहीं लगाना है, ठीक। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। केवल आप एक रूल मेरा फॉलो करेंगे तो आप 5-7 क्वेश्चन आपने देखा होगा, इसी से फॉलो सही हो जाएगा। मानचित्र कौशल अभ्यास से विकसित होता है। विद्यार्थियों को स्थान, दिशा, प्रतीक और पैमाने का उपयोग स्वयं करने देने अधिक प्रभावी होता है। अभ्यास से, प्रैक्टिस, 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 मोर प्रैक्टिस। अगला है, यदि किसी विद्यार्थी का सोशल साइंस में गलत उत्तर है तो शिक्षक की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर कोई बच्चा सोशल साइंस में गलत करता है तो टीचर क्या करेंगे? अब देखिए वहाँ पे नेगेटिव, कल पिछले आप हमारा वीडियो और भी पेडागोजी का देखेंगे तो मैंने इसमें डिस्कस किया था, कभी भी हमें बच्चे को नेगेटिव इन्फोर्समेंट या पनिशमेंट नहीं देना, ये नेगेटिव माना जाता है शिक्षण में। और आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी ये सारी चीज़ें बैन की गई है, जो आप बच्चे को डांट नहीं सकते, नेगेटिव इन्फोर्समेंट नहीं सकते, कोई गलत वर्ड का उपयोग नहीं कर सकते, कुछ ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जो बच्चे को हर्ट करे, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, तो उसे डाँटना ये तो गलत हो जाएगा, उसे कक्षा से बाहर करना ये भी उनके लिए मानसिक स्थिति खराब हो सकता है, उसका उत्तर बिना चर्चा काट देना ये भी, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसकी सोच समझकर उपयुक्त संकेत, प्रश्न देकर सुधार का अवसर देना, यानी रचनात्मक फीडबैक विद्यार्थी को सोच को समझकर उसे सुधार की दिशा देता है, उसे लर्निंग प्रोसेस मजबूत होती है। अगला है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बहुदृष्टिकोण इतिहास शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अलग-अलग पर्सपेक्टिव। अब देखिए, क्योंकि अलग-अलग समूहों के अनुभवों को समझने में मदद मिलती है। क्योंकि एक ही उत्तर को रटने में मदद मिलती है, रटना गलत, नेगेटिव। क्योंकि इतिहास में तथ्य ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव। क्योंकि परीक्षा नहीं होती, तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो एक उपयुक्त आंसर होगा। इतिहास में विभिन्न सामाजिक समूहों के अनुभव अलग हो सकते हैं। बहुदृष्टिकोण विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और संतुलित समझ विकसित करता है। अगला है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का मुख्य लाभ क्या है? प्रोजेक्ट वर्क का, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट वर्क क्यों दिया जाता है? तो केवल देखिए, अब इसमें भी 3 ऑप्शन में केवल है। अब केवल वाला को छाँट दें तो पहला आंसर वैसे भी हो जाएगा। अनुसंधान, सहयोग और वास्तविक जीवन से जुड़ी सीख के लिए, रिसर्च, कॉपरेशन और रियल लाइफ से जुड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट 2 टाइप का, हमने आप पेडागोगी वाला आप वीडियो आप मेरा देखिए, आपको एक ही वीडियो में आप मतलब कंप्लीट वीडियो है। अगर मेरा आप एक वीडियो देखेंगे तो उसी में आपको अगर कुछ नहीं भी पढ़ते तो भी आप अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 20 प्लस 25 प्लस तो आप करके आएंगे ही आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब एंड ऑफ द सेशन कोई एग्जाम होता है, सबमेटिव असेसमेंट, एनुअल एग्जामिनेशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये पूरे साल चलता रहता है, जैसे क्लास टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, चैप्टर टेस्ट हो गए,
कोई छोटे-छोटे टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट हो गया, PT-1 हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, पाक्षिक टेस्ट हो गए, ये सारे क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इससे क्या होता है हम उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज़ कर पाते हैं, जो बच्चा को कौन-सा एरिया लैक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग कराते हैं। तो सीखने के दौरान फीडबैक देकर सुधार करना, केवल अंतिम अंक देना, केवल रैंकिंग बनाना, केवल प्रमाण देना, तो केवल तीनों आप गलत। केवल सीखने के दौरान फीडबैक देकर सुधार करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के दौरान एविडेंस और फीडबैक का उपयोग करके टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने को केंद्रित करता है। अगला है सोशल साइंस में डिबेट का उपयोग किस कौशल को विकसित कर सकता है? डिबेट, अब इसमें भी देखिएगा केवल 3 का ऑप्शन केवल है, तो आप थंब रूल केवल वाले ऑप्शन नहीं लगाना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तर्क और प्रमाण के आधार पर विचार प्रस्तुत करना। एक अगला है विविध, थोड़ा पढ़ लें आप। अगला है विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड है, कोई अमीर बैकग्राउंड, कोई गरीब है, किसी के फादर, मतलब अलग-अलग बैकग्राउंड हो सकते हैं बच्चे के, सोशल बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी को शिक्षक को क्या करना चाहिए? कैसे मैनेज करना चाहिए? तो सभी को समान और भागीदारी के समान अवसर देना, पहला। दूसरा, एक ही समय को प्राथमिकता देना, गलत। दूसरा, जाति भाषा के आधार पर समूह बनाना, गलत। तीसरा, कम प्रदर्शन वाले बच्चों को अलग करना, गलत। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, आपने अगर बीएड किया होगा तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा आइडियलिज्म और रियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। तो हमेशा सीटेट के एग्जाम देते समय आप आदर्शवाद को लेके चलिए, आइडियल कंडीशन। एक आइडियल कंडीशन क्या है? कक्षा में टीचर कैसे करेंगे? टीचर किसी के साथ बायसनेस नहीं करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन कराएंगे, सब किसी के साथ बायसनेस नहीं करेंगे, सबकी बात को सुनेंगे, सबके प्रश्न को आंसर देंगे, सबकी विकास की बात करेंगे। ये है आइडियल टीचर। तो शिक्षक का यही होना चाहिए और इसी के बेस पर देखें तो आंसर ए इसका होगा। और वैसे भी इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बोला जाता है? सभी को हमें साथ लेके चलना है। समावेशी शिक्षा में विविधता को संसाधन की तरह देखा जाता है। ये एक एज अ रिसोर्स, विविधता क्या हमारे लिए रिसोर्स है। सभी विद्यार्थियों को सीखने तथा भाग लेने के लिए ये अवसर दिए जाते हैं। अगला है सोशल साइंस में स्थानीय उदाहरणों का उपयोग क्यों किया जाता है? स्थानीय, लोकल एग्जाम्पल्स, इससे क्या होगा? बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे, उससे जुड़ा हुआ महसूस महसूस करेंगे। तो अवधारणाओं को विद्यार्थी के अनुभव से जोड़ने के लिए ऑप्शन ए। स्थानीय बाजार, पंचायत, नदी, कृषि, ऐतिहासिक स्थल जैसे उदाहरण अमूर्त अवधारणा को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ते हैं। ये इसका हो जाएगा। अगला है एक अच्छा सोशल साइंस प्रश्न कैसा होना चाहिए? एक अच्छा गुड सोशल साइंस क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? जो रीजनिंग और एविडेंस को अर्थ है, जिसका उत्तर केवल एक शब्द में रटा जा सके, केवल गलत। जो केवल तारीख है, ये भी गलत। जो केवल पुस्तक है, गलत। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल थंब रूल, केवल वाले गलत है, नहीं आंसर करना है। जैसे ही केवल क्रॉस, चाहे वो कुछ है नहीं है, केवल जैसे ऑप्शन में क्रॉस करना है, तो वहाँ से आप अपने आंसर तक ईजिली पहुँच सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न विद्यार्थियों को तुलना, कारण, प्रमाण, व्याख्या और तर्क करने के अवसर देता है। अगला है यदि विद्यार्थी इतिहास की किसी घटना की अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि विद्यार्थी इतिहास की किसी घटना की अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे उससे प्रमाण और तर्क पूछकर चर्चा करानी चाहिए, तुरंत उसे गलत घोषित करना चाहिए। अब देखिए ये निगेटिव हो जाएगा। उसे बोलने से रोकना, ये भी निगेटिव है। केवल टेक्स्ट बुक आंसर, केवल तो वैसे भी गलत है, निगेटिव है। तो इसका ऑप्शन ए। बहुत ही जल्दी आप आंसर हो जाएंगे अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो। अलग व्याख्या को एविडेंस के आधार पर जांचना क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करता है। शिक्षक का काम रीजनिंग को गाइड करना है। अगला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में फील्ड विजिट
फील्ड विजिट एक्सकर्शन जो होता है, आज के डेट में पीएम श्री का कॉन्सेप्ट एक आया है। जो भी केवी और एनवी है, मोस्ट ऑफ के पीएम श्री है आज के डेट में। स्टेट विद्यालय जो सरकारी स्कूल है राज्यों के, वो भी पीएम श्री बनाए जा रहे हैं। तो पीएम श्री में ये कंपलसरी है फील्ड विजिट। हर साल बच्चे को फील्ड विजिट में हम लोग लेके जाते हैं। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? वास्तविक संदर्भ से अवधारणाओं को जोड़ना, रियल लाइफ जो कंसेप्ट है उसको कंसेप्ट को रिलेट करना। अब देखिए 3 में केवल है, तो केवल वाले थंब रूल सॉरी। तो ऑप्शन ए, संग्रह, स्थानीय निकाय, ऐतिहासिक स्थल पर या बाजार की फील्ड विजिट विद्यार्थियों को वास्तविक संदर्भ में कंसेप्ट देखने और आइडिया डाटा कलेक्ट करने का अवसर देते हैं। अगला है, पाठ्य पुस्तक के बारे में सही दृष्टिकोण क्या है? करिकुलम के बारे में, करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो यह महत्वपूर्ण सोर्स है, लेकिन सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है। यह हमेशा अंतिम सत्य है। इसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इसे केवल उसकी पंक्तियाँ रटनी चाहिए। तो ऐसे भी देखिए, अब कुछ चीज़ें पढ़ने से, तो इसमें सिंपल है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ने से ही पता चल जाता है। इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखिए, पाठ्य पुस्तक पर सोशल साइंस में मैप, डॉक्यूमेंट, डेटा, लोकल एग्जाम्पल, मीडिया और डिस्कशन जैसे शब्द जैसे अन्य रिसोर्स भी उपयोगी हैं। अगला है इंक्लूसिव स्कूल, सोशल क्लासरूम, सोशल इंक्लूसिव सोशल साइंस क्लासरूम में CWSN के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो हमारे बच्चे फिजिकली चैलेंज हो, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, CWSN, ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार टीचिंग लर्निंग मटेरियल गतिविधियों में अनुकूलन करना, उन्हें गति उन्हें सभी गतिविधियों से अलग रखना, केवल आसान प्रश्न देना, उन्हें परीक्षा से मुक्त करना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट समझिए, मैंने पढ़ा है पिछले वीडियो में, आप देखिए मेरा, जब CDP का आप देखेंगे जो मैंने मैराथन बनाया, अगर वो देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट, ये सारे CDP का एक भी क्वेश्चन आपको जो ये पैडागोगी इससे संबंधित आपका गलत नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बोला जाता है, जो हमें इंक्लूसिव मतलब सभी बच्चों को साथ लेके चलना है और सभी के साथ सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन भी कराना है, चाहे गेम हो, क्लास की कोई एक्टिविटी हो, एग्जाम हो या कोई भी एक्टिविटी हो। तो इसमें यह ऑप्शन दे हो जाए, आवश्यकता अनुसार टीचिंग लर्निंग मटेरियल को गतिविधियों में अनुकूल करना, ऑप्शन है। अब देखिए इसका कुछ मतलब इसका व्याख्या देख लीजिए, समावेशी शिक्षा में उचित सपोर्ट, एसेसिबल रिसोर्स और पार्टिसिपेशन के अवसर दिए जाते हैं, लक्ष्य मीनिंगफुल लर्निंग है। अगला है, सोशल साइंस में कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग किसके लिए किया उपयोगी है? कंसेप्ट फॉर्मेशन। अब इसके ऊपर भी आप वहाँ पे CDP में आप पढ़ेंगे तो मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, आप एक बार मेरा वो वीडियो देखिए। सोशल साइंस में कंसेप्ट मैप का उपयोग किसके लिए उपयोगी है? ये अवधारणाओं के बीच स्पष्ट संबंध स्पष्ट करने के लिए। केवल, अब देखिए 3 में केवल है, 3 ऑप्शन, थंब रूल ऑप्शन का करना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कंसेप्ट मैप मुख्य विचारों और उनके बीच संबंधों को विजुअल रूप में व्यवस्थित करता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन में मदद मिलती है। यदि अधिकांश विद्यार्थी एक ही कंसेप्ट को गलत समझ रहे हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास के बच्चे एक ही कंसेप्ट है उसको गलत समझ रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला देखिए, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को समीक्षा करके कंसेप्ट को दूसरे तरीके से समझाना, विद्यार्थियों को दोष देना, सिर्फ अधिक होमवर्क देना, टॉपिक छोड़ देना। तो बाकी अगर 3 देखेंगे तो नेगेटिव है इसका। विद्यार्थियों को दोष देना कभी नहीं, यही हो ही नहीं सकता। सिर्फ अधिक होमवर्क देना ये भी गलत है, टॉपिक छोड़ देना ये नहीं। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी की समीक्षा करके कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से समझाना। ठीक है, अगला है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 60 क्वेश्चन का ये आप मैराथन वीडियो है, आप देखेंगे तो बहुत ही आपको मजा आएगा, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक यहाँ से स्ट्रेटजी मिलेगा जो कैसे हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अगला है, सोशल साइंस टीचिंग का सबसे व्यापक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब देखिए इसमें भी 3 में केवल है, केवल को ऑप्शन क्रॉस करना है, केवल नहीं होगा। तो इसमें देखा जाए तो पहला आंसर,
सूचित आलोचनात्मक और लोकतांत्रिक नागरिकता के प्रति समझ व कौशल विकसित करना। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। सोशल साइंस विद्यार्थियों में समाज, इतिहास, लोकतंत्र, विविधता और संस्थानों की समझ के साथ क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस बेस्ड लर्निंग और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन विकसित करने का अवसर देता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर एक बार नहीं, बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो नॉलेज है आपने जो लिया है, दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। सीटेट के एग्ज़ाम तक कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा, अगर केवल 1 घंटे का मेरा वीडियो जो होगा वो देखते रहने से 20 दिन या जो भी 18 दिन बचा है, आप एग्ज़ाम में 100% लिख के देता हूँ, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।